जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज है फ्रेंड 14 जुलाई। जी हाँ, आज कौन सी डेट है? आज 14 जुलाई यानी कि 14 जुलाई। और उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि आज के दिन को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, 14 जुलाई को हर साल बेस्टिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस? बेस्टिल दिवस। यह दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रांस में। तो फ्रांस में बेस्टिल दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों यह दिवस मनाया जाता है? तो यह दिवस फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में, ध्यान दीजिएगा, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत में 14 जुलाई 1789 यानी कि 1789 बेस्टिल के पतन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, यह दिवस बेस्टिल के पतन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। बेस्टिल दिवस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बेस्टिल दिवस, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेस्टिल दिवस को फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस भी कहा जाता है, जो कि एक महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय अवकाश है। जी हाँ, क्या है ये? एक महत्वपूर्ण और राष्ट्रीय अवकाश है जो पूरे फ्रांस और विदेशों में भी मनाया जाता है। यानी कि जो बेस्टिल दिवस का अवकाश है, ये पूरे फ्रांस और विदेशों में यह दिवस यानी कि यह अवकाश मनाया जाता है। इस दिन फ्रांस में सैन्य परेड, आतिशबाजी और सार्वजनिक समारोहों का आयोजन भी किया जाता है। तो ये तो हमने देख लिया कि आज के दिन को किस दिवस के रूप में जाना जाता है। आई होप जो भी हमने बेस्टिल दिवस के रूप में पढ़ा उससे रिलेटेड सारे ही आपके जो क्वेश्चन रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ कि आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज की क्लास से फ्रेंड्स हम करेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या कर रखा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ रखा है, पर क्विक रिवीजन के माध्यम से देख लेते हैं। तो प्रीवियस क्लास में फ्रेंड्स हमने ये देखिए किया था, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के सिद्धांत के बारे में जाना था। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और जीविका और शिक्षा में जीविका की तैयारी पर भी हमने नज़र डाली थी। साथ ही साथ प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के क्षेत्र में जीविका की तैयारी और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का कार्य क्षेत्र भी हमने देखा था। और कुछ क्वेश्चंस भी आपको ये देखिए एज अ होमवर्क के रूप में मैंने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हुए होंगे और आप इनको सॉल्व कर पाए होंगे। तो ये हमारी पूरी क्लास थी प्रीव्यू जो स्टडी यूनिट में हुई थी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर प्रारंभिक बाल्यावस्था ये हमारा कंप्लीट हुआ था। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर डेफिनेशन। तो ECCE क्या है, आपको पता होना चाहिए। क्या? ECCE तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा। इसका आशय जन्म से 8 वर्ष की आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा से है। किसका? ECCE का। कमेंट बॉक्स में ECCE का फुल फॉर्म बताइए। नेक्स्ट है बाल देखभाल क्या है? तो बाल देखभाल जिसे डे केयर के रूप में भी जाना जाता है, एक समय में एक बच्चे या कई बच्चों की देखभाल और पर्यवेक्षण ही क्या है? बाल देखभाल है। विद्यालय पूर्व शिक्षा क्या होती है? तो यह बच्चों के सर्वांगीण विकास का मतलब अर्थात उनका भाषीय विकास, उनका शारीरिक विकास, मानसिक तथा सामाजिक विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उत्प्रेरक वातावरण प्रदान करती है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को दी जाती है। क्या? विद्यालय पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु यानी कि जो हमारा प्री केजी के जो बच्चे होते हैं, प्री प्राइमरी स्कूल हैं जिसको हम बाल वाटिका के नाम से भी जानते हैं, तो प्री प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको क्या है? विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान कराई जाती है। और क्यों करवाई जाती है? उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, यानी कि उनका भाषी विकास हो सके, शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास अच्छी तरह का हो सके। तो इसके लिए जो है विद्यालय पूर्व शिक्षा प्रदान कराई जाती है। देखभाल करता क्या है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में देखभाल करता शिशु केंद्र में विद्यालय पूर्व बच्चों की देखरेख करने वाला होता है। दिवस देखभाल केंद्र ये दिन के समय देखभाल करने वाला केंद्र है। इन केंद्रों में शिशु एवं विद्यालय पूर्व के बच्चे होते हैं और घर में प्रमुख देखभालकर्ता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल के लिए बनाए गए हैं। क्या? दिवस देखभाल केंद्र। शिशु देखभाल केंद्र क्या है? यह एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वाले की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। तो ये तो हमने कुछ वन लाइनर डेफिनेशन देख लिए जो आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ECCE क्या
क्या है? बाल देखभाल से आप क्या समझते हैं? विद्यालय पूर्व शिक्षा क्या होती है? देखभाल करता दिवस, देखभाल केंद्र और शिशु देखभाल केंद्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इनको स्टाफ मार्क कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए अगर आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, एक आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो अब ये तो जो हमने देख लिया वन लाइनर डेफिनेशन। अब अध्याय एक नज़र के माध्यम से देख लेते हैं पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। तो जिससे हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा की मूलभूत संकल्पनाएं देखी थी। तो जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु की अवस्था को प्रारंभिक बाल्यावस्था माना गया है। इस प्रकार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से अभिप्राय जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा से है। शैशवावस्था क्या है? जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु की अवधि को शैशवावस्था कहते हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञ शैशवावस्था यानी जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं 2 वर्ष तक मानते हैं। इस अवस्था के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, इस अवस्था के अंतर्गत बच्चा अपनी प्रत्येक आवश्यकता के लिए वयस्कों पर निर्भर रहता है। अस्थायी शिशु केंद्र एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया। चलते फिरते शिशु केंद्र से आप क्या समझते हैं? वे केंद्र, ध्यान दीजिएगा, चलते फिरते शिशु केंद्र वे केंद्र होते हैं जहां कामकाजी माताएं कार्यस्थल के नजदीक अपने शिशु को छोड़ सकती हैं। शिशु देखभाल दिवस हैं, तो अभी हमने इसके बारे में जाना। 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक जब बच्चे लगभग 3 वर्ष के हो जाते हैं तब उनकी गतिविधियां और अनुभव में वृद्धि होने लगती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में जीविका के लिए तैयारी बताएं। तो कम आयु के बच्चों की विश्व और सामाजिक संबंधों को समझने के विशिष्ट तरीके हैं और उनकी विकासात्मक आवश्यकताएं भी अलग अलग है। अतः बच्चों के लिए कार्य करने वाले किसी व्यक्ति का प्रारंभिक बाल्य विकास और देखभाल के क्षेत्र में सुप्रशिक्षित होना आवश्यक है। ये सारी ही चीजें हमने जो देखा वन लाइनर डेफिनेशन और ये अध्याय एक नजर के माध्यम से, कि जितना भी हमने ये अभी देखा यही पूरा चैप्टर है हमारा, क्या? प्रारंभिक बाल्य अवस्था जो हमने देखा। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है। आपने अगर इसको भी देख लिया तो आप समझ लीजिए पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया। आई होप आपका एक बार पूरे चैप्टर का अच्छी तरीके से रिवीजन हो गया होगा। चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस की तरफ। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैं आपको क्या कहती हूँ बार बार इसको, कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन 1 कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था भी हमने वही तो पढ़ रहे थे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा एक ऐसी गतिविधि है जो विभिन्न स्थितियों में बाल्यावस्था के लाभ पहुंचाने के साथ ही मूलभूत कार्यों में माता पिता और समाज की सहायता करके परिवारों को लाभान्वित करती है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पर एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पत्र के अनुसार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के मूल्य उद्देश्य कौन कौन से देखते? बच्चे का समग्र विकास जिससे वह अपनी क्षमता पहचान सके। समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत उनका बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भाषायिक विकास, वही बच्चे का क्या है? समग्र यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है विद्यालय के लिए तैयारी। जो प्री प्राइमरी के स्कूल के बच्चे होते हैं उनको स्कूल में भेजा जाता है और उनको बैठना, चलना, बोलना, लोगों के साथ मिलना, ये सब सिखाया जाता है। विद्यालय पूर्व तैयारी, महिलाओं और बच्चों के लिए सहायक सेवाएं प्रदान करना। तो ये क्या है? हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए मूल उद्देश्य है। क्वेश्चन 2 कहता है देखभाल की वे कौन सी विभिन्न अवस्थाएं हैं जिनकी आवश्यकता छोटे बच्चे को हो सकती है? तो देख लीजिए, पढ़ रखा है हमने इसको। क्वेश्चन 3 किन कारणों से छोटे बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा से पहले विशेष अनौपचारिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती? तो आप बता सकते हैं जब बच्चा चलना, दौड़ना, चीजों को उलटना पलटना व बोलना सीख लेता है तो वह परिवेश के साथ सक्रिय भागीदारी करने में सक्षम हो जाता है। अपने आसपास के लोगों के साथ परस्पर व्यवहार से ही इस उम्र के बच्चे समझ जानकारी एकत्रित करते हैं। इस उम्र में बच्चे की मातृभाषा में शब्द ज्ञान तेजी से बढ़ता है। साथ ही बच्चे में प्राकृतिक वस्तुओं जैसे बालू, जल, पक्षियों, जानवरों, पेड़ पौधों और अन्य सामग्रियों की समझ बढ़ती है। उनमें और अधिक जानने की जिज्ञासा प्रबल होती है। इस उम्र में सीखने के लिए बच्चों को विद्यालय में अनुकूल परिवेश में अनौपचारिक कार्यक्रम की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि यदि हम बच्चों का एक जगह बैठकर बड़े बच्चों के औपचारिक विद्यालय की भांति पढ़ने को बाध्य करेंगे तो उनकी
जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी और वे बेचैन तथा असुरक्षित महसूस करेंगे। इसलिए इस उम्र के बच्चे के सीखने का सबसे अनुकूल परिवेश अनौपचारिक कार्यक्रम है, जो सुरक्षित, प्रेम पूर्वक तथा खेल सामग्रियों से युक्त है। यानी कि विद्यालय पूर्व जो यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल होता है, उसमें बच्चों को इस तरह का एनवायरनमेंट प्रदान कराया जाता है। क्वेश्चन 4 कहता है बाल केंद्रित उपागम से आप क्या समझते हैं? जो बाल केंद्रित उपागम है, आप उससे क्या समझते हैं? तो बाल केंद्रित उपागम एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके द्वारा बालक को शैक्षणिक कार्यक्रम का मुख्य आधार बनाया जाता है। शिक्षक को नहीं, बाल केंद्रित उपागम खेल में सीखने का तरीका पढ़ाई को रुचिकर बना देता है। यह छोटे बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। विद्यालय पूर्व के बच्चों की शिक्षा तथा देखभाल के लिए जो विद्यालय पूर्व केंद्र होते हैं वे बाल केंद्रित उपागम पर आधारित होते हैं। ये अनौपचारिक होते हैं तथा बच्चों को सीखने का अनुकूल प्रवेश प्रदान करते हैं, जो घर में सीखने के अच्छे परिवेश के लाभों का पूरक होता है। साथ ही ऐसी स्थितियों में जहां घर के परिवेश में कोई कमी हो, वहां विद्यालय पूर्व केंद्र बच्चे की घर के बाहर वृद्धि और विकास में सहायता करने में एक प्रमुख कारक हो सकता है। क्वेश्चन 5 कहता है कि शिशु देखभाल केंद्र क्या होता है या केंद्र कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? हमने पढ़ रखा है शिशु देखभाल केंद्र के बारे में, है कि जब बच्चे के माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की देखभाल जो क्या करता है, शिशु देखभाल केंद्र ही करता है। क्वेश्चन 6 से उन कौशलों को सूचीबद्ध की जो ECCE कार्यकर्ता में होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ECCE कार्यकर्ता में जो कौशल होना चाहिए उनको बताइए। तो आप बता सकते हैं क्या? बच्चों और उनके विकास में रुचि हो, व्यक्ति भिन्नताओं को समझने की क्षमता हो, यानी जो व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उनको समझने की क्षमता हो किसके अंदर, जो ECCE के कार्यकर्ता हैं। छोटे बच्चों की आवश्यकता एवं क्षमताओं के बारे में जानकारी, विकास के सभी क्षेत्रों में बच्चों के साथ रचनात्मक एवं रोचक गतिविधियां करने के कौशल, ये सारे ही कौशल होनी चाहिए किसके अंदर, जो ECCE के कार्यकर्ता बनना चाहते हैं या फिर हैं। विकास के सभी क्षेत्र हमने देख लिया। बच्चों को कहानी सुनाने, खोजबीन करने, प्रकृति संबंधी और सामाजिक अंतःक्रिया जैसी क्रियाकलापों के लिए उत्साह, बच्चों से बातचीत करने की क्षमता और प्रेरणा, बच्चों के शंकाओं और प्रश्नों के उत्तर देने की इच्छा और रुचि, अधिक समय तक शारीरिक गतिविधियों के लिए सक्रियता और उनके लिए तत्पर रहना। तो ये सारे ही गुण जो है एक ECCE कार्यकर्ता के अंदर होना चाहिए। क्वेश्चन 7 कहता है हम ECCE में जीविका के लिए किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं? वर्णन करिए। आप कर सकते हैं। इस क्षेत्र को व्यवसाय के रूप में चुनने के लिए निम्न योग्यताओं की आवश्यकता होती है। कौन सी योग्यता है? पहला है पाठ्यक्रम के भाग के रूप में बाल मानव विकास और अथवा बाल मनोविज्ञान जैसे विषय में स्नातक पूर्व उपाधि का होना आवश्यक है। शिक्षा पूर्ण होने के बाद इस क्षेत्र में 1 वर्ष का डिप्लोमा अथवा मुक्त विश्वविद्यालय के शैक्षिक पाठ्यक्रम का विकल्प भी उपलब्ध है। नर्सरी अध्याय प्रशिक्षण, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग इस क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विशेषज्ञ बनने के लिए बच्चों के प्रति उदारता और उनसे बातचीत करने के लिए रुझान होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्यक्ति को समुदाय और संस्कृति की भी पर्याप्त जानकारी होना चाहिए ताकि विद्यालय पूर्व केंद्र की गतिविधियां उस सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पर्यावरण के अनुकूल हो जिसमें बच्चा पला बढ़ा है। शिक्षक को उन प्रशासनिक और प्रबंधकीय कौशलों में भी निपुण होना चाहिए जिनके रिकॉर्ड रखने, लेखाकरण, रिपोर्ट लिखने के लिए जरूरत होती है, जिससे संस्थान उचित रिकॉर्ड रख सके। शिक्षक में विविध कला और कौशल भी होना काफी सहायक है। कहानी सुनाने, नृत्य, संगीत, आवाज में परिवर्तन करने तथा भीतरी और बाहरी खेल पूर्व गतिविधियां आयोजित करने के कौशल बच्चों के लिए काम करने में अधिक लाभदायक होते हैं। तो ये सारे ही गुण होना चाहिए किसके अंतर्गत, जो ECCE में जीविका के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी क्वालिटी उनके अंदर होना चाहिए। तो ये तो हमने देख लिया NCERT के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ही हमने पॉइंट पढ़ लिए। अब चलते हैं हमारा MCQs की तरफ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 कहता है जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु अवस्था को माना जाता है कि जो जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसकी जो अवस्था होती है उसको कौन सी अवस्था के अंतर्गत आप रखेंगे? पहला है बाल्यावस्था, सेकंड पॉइंट कहता है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी कहता है शैशवावस्था, ऑप्शन डी कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु अवस्था को कौन सी अवस्था माना जाता है? प्रारंभिक बाल्य अवस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड।
क्वेश्चन 2 है प्रारंभिक बाल्यावस्था को विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था जन्म से लेकर 8 वर्ष तक, लेकिन विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को कितने भागों में बांटा गया, हमने पढ़ा था ना। बताइए, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी कहता है 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो फ्रेंड्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा था विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर प्रारंभिक बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहला कौन सा भाग है, 1 से लेकर 3 वर्ष तक का बच्चा है, और दूसरा जो है 3 से लेकर 8 वर्ष तक का बच्चा। ये हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग जब हमने इस चैप्टर की थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 3 है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु अवधि को कहते हैं। जी हाँ, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु अवधि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर बच्चा जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक का कोई बच्चा है तो उसकी जो उम्र की जो अवधि है उसको क्या कहते हैं, शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी। कहीं कहीं पे इन्फेंसी को जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था को भी इन्फेंसी माना जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जहाँ पे 1 ना लिखा हो है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन बन जाता है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु अवधि को क्या कहते हैं, तब भी आप इन्फेंसी लगा सकते हैं। और जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु लिखा है तो भी आप इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था लगा सकते हैं। दोनों ही सही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप जा सकते हैं। क्वेश्चन 4 है माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने को किसकी देखभाल करना कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने को उसकी देखभाल करना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए क्रैच, ऑप्शन बी वैकल्पिक देखरेख, ऑप्शन सी संस्था, ऑप्शन डी डे केयर। तो वैकल्पिक देखरेख ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 5 कहता है 2 से 3 वर्ष के बच्चे को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, 2 से 3 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको एक और नाम से भी जानते हैं, वो नाम क्या है। ऑप्शन ए शिशु, ऑप्शन बी वयस्क, ऑप्शन सी बालक, ऑप्शन सी टॉडलर। फ्रेंड्स 2 से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चे को हम टॉडलर भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 6 कहता है कौन सी एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था है। क्या कहता है, कौन सी एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। ऑप्शन ए है स्कूल, ऑप्शन बी शिशु केंद्र जिसको हम क्रच बोलते हैं, ऑप्शन डी डे केयर, ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से तो कोई नहीं। पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है, देन आप रिप्लाई किया कर, क्योंकि आंसर से ज़्यादा ज़रूरी है क्वेश्चन समझ पाना। अगर आप क्वेश्चन समझ पाएंगे तभी उसका आंसर भी दे पाएंगे। हमें गलती करते हैं, क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, ध्यान नहीं देते क्वेश्चन पे, आंसर आ जाते हैं तो नाम से आंसर सॉल्व होता है ना, क्वेश्चन समझ में आता है। इसीलिए क्वेश्चन एक बार में नहीं आता, तो 2 से 3 बार उसको पढ़िए। जब क्वेश्चन अच्छे समझ में आ जाए, क्वेश्चन आखिर आपसे पूछा क्या जा रहा है, देन आप जो है आंसर को टिक कर सकते हैं। तो फिर से पढ़िएगा, कौन सी एक प्रकार की ऐसी संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वालों की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखभाल के लिए बनाया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा शिशु केंद्र जिसको हम क्रच बोलते हैं। तो ऑप्शन डी शिशु केंद्र अर्थात क्रच हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 कहता है किस आयु के दौरान शिशु अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होता है, यानी कि बच्चा किस उम्र में होता है जब अनजान लोगों को देखकर वो डरता है, भयभीत होता है। ऑप्शन ए है 8 से लेकर 12 माह, यानी कि 8 से लेकर 12 महीने तक का बच्चा जो होता है। ऑप्शन बी 5 से 6 महीने वाला बच्चा, ऑप्शन सी 2 से 6 माह का बच्चा, ऑप्शन डी 7 से 6 माह का बच्चा। तो फ्रेंड्स 8 से लेकर 12 माह वाला जो बच्चा होता है वो अपने किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत यानी कि डर महसूस करता है। क्वेश्चन 8 है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध सामान्य सेवा कौन सी है। ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध सामान्य सेवा कौन सी है। ऑप्शन ए डे केयर सेंटर, ऑप्शन बी नर्सरी, ऑप्शन सी समेकित बाल विकास सेवाएं, ऑप्शन डी ये सभी। तो फ्रेंड्स प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र में उपलब्ध समान सेवाओं के अंतर्गत ये सारे ही आ जाएंगे, यानी कि डे केयर सेंटर भी है, नर्सरी भी है, समेकित बाल विकास सेवाएं हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। क्वेश्चन 9 है नवजात शिशु का आहार क्या होना चाहिए, यानी कि जो एक नवजात शिशु है उसका आहार क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी माँ का दूध, ऑप्शन सी शहद, ऑप्शन डी कहता है जौ का पानी। तो एक नवजात शिशु है उसका आहार माँ का दूध हो
होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। क्वेश्चन 10 कहता है बालक में अच्छी आदतें डालने का सही समय कौन सा है। एक बच्चे को अच्छी आदतें उसमें विकसित करने का सही टाइम क्या होता है। ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी जीवन के प्रथम 5 वर्ष, ऑप्शन सी जब भी सुविधा हो, ऑप्शन डी कभी नहीं। तो ऐसा हो नहीं सकता, कभी नहीं तो कभी ना कभी तो डालनी ही पड़ेगी, जब भी सुविधा हो ये हम कह नहीं सकते। किशोरावस्था में तो क्या ही सुनेगा बच्चा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका जीवन के प्रथम 5 वर्ष, यानी कि जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जो बच्चा है। बोलते हैं ना बच्चे कच्ची मिट्टी का घड़ा होते हैं, उनको आप जैसा ही शेप दोगे वो वैसे ही बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो अबोध होते हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होता, जो अपने इन्वायरमेंट से सीखते हैं वैसे ही वो बन जाते हैं। इसीलिए जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक का जो बच्चा होता है उसको आप चाहे जो मर्जी चाहो तो बना दो। आप उसको एक अच्छा इंसान भी बना सकते हो, है उसको अध्यात्म में आपको डालना, उस साइड भी लगा सकते हो। जो भी आप उसका जैसा बनाना चाहो उस बच्चे को आप बना सकते हो। तो जो वो कब कर सकते हो आप, जीवन के प्रथम 5 वर्ष, यानी कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक का बच्चा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो शैशवावस्था से क्या अभिप्राय है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर करके आ रहा है। तो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु अवधि को शैशवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था के दौरान बच्चा अपनी आवश्यकताओं के लिए वयस्कों पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन 2 है क्रेच यानी कि शिशु केंद्र क्या है। तो आप बता सकते हैं कि शिशु केंद्र या क्रेच एक ऐसा संस्थागत शिशु देखभाल व्यवस्था है, इसे प्राथमिक देखभालकर्ता के विकल्प के रूप में भी देखा जाता है। क्वेश्चन 3 शिशु केंद्र या दिवस देखभाल केंद्र में शिक्षक व सहायकों की कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 4 है टॉडलर कौन से बच्चे को कहा जाता है। तो 2 से 3 वर्ष के बच्चों को टॉडलर कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र के छोटे बच्चे फुदक कर चलते हैं। टॉडलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस उम्र के छोटे बच्चे फुदक कर चलते हैं, इसीलिए 2 से 3 वर्ष तक के बच्चे को टॉडलर कहा जाता है। टॉडलर वाला क्वेश्चन अभी हमने एमसीक्यूज के रूप में भी देखा था ना। मैं आपसे क्या बोलती हूँ, क्वेश्चन वही आने वाले हैं, क्योंकि टॉपिक तो वही है जो गिने चुने हमने पढ़े हैं। तो क्वेश्चन क्या ही बना देंगे, बस उनको थोड़ा लॉन्ग में और थोड़ा शॉर्ट में करके पूछ लेते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है 3 वर्ष से ऊपर के बच्चे को विद्यालय पूर्व बच्चा क्यों कहा जाता है। यानी कि जो 3 वर्ष के ऊपर के बच्चे होते हैं उनको विद्यालय पूर्व बच्चा क्यों कहा जाता है। 3 वर्ष से ऊपर के बच्चे को विद्यालय पूर्व बच्चा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा अब घर से बाहर के परिवेश के साथ सक्रिय भागीदारी करने में सक्षम हो जाता है। क्वेश्चन 6 है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा का कोई 2 उद्देश्य बताइए। पहले आप बता सकते हैं तो बच्चे का समग्र विकास, जिससे वह अपनी क्षमता पहचान, समग्र विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या आता है आपका, बच्चे का शारीरिक विकास, भाषाई विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास यानी कि समग्र विकास। दूसरा ऑप्शन है विद्यालय के लिए तैयारी। तो ये जो है प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा के 2 उद्देश्य हैं। क्वेश्चन 7 कहता है शिशु के लिए संपूर्ण आहार क्या है, अथवा शिशु का मुख्य पूरक आहार कौन सा होता है। तो आप बता सकते हैं दूध को एक संपूर्ण आहार की संज्ञा दी जाती है। मानव विकास की प्रथम अवस्था शैशवावस्था में दूध ही शिशु के लिए महत्वपूर्ण आहार होता है। शिशु के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु सभी आवश्यक पोषक तत्व शिशु को माँ के दूध से ही प्राप्त होते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए सुपाच्य एवं अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। तो ये हमारा अति लघु उत्तरीय हो गया। लघु उत्तरीय आप देख लीजिए, जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं, वही सेम क्वेश्चन जो भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कहता है चलते फिरते व दिवस शिशु केंद्रों में कौन सी सुविधाएं होती है। क्वेश्चन 3 शिशु छोटी उम्र में ही सीखना शुरू कर देते, इस कदम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 4 कहता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के अनुसार ECCE के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से आप बता सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों की गतिविधियों एवं अनुभवों में वृद्धि होती है, स्पष्ट करें। क्वेश्चन 2 कहता है प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद जीविका की तैयारी हेतु लेख लिखिए। क्वेश्चन 3 प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्य क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए, आप कर सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, प्रारंभिक अवस्था देखभाल और शिक्षा। ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन आंसर्स। आई होप जितना भी हमने इस चैप्टर से पढ़ा है, जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने, जितने सारे टॉपिक हमने क्लियर किए, वो सारे ही आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई वर्ड्स, कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें कुछ छूट जाता है, आपको समझ में नहीं आता, कुछ भी ऐसा है कहीं पे भी, मैंने तो अपना पूरा प्रयास किया है कि जो भी हो आपको अच्छे समझ में आए। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम नहीं गए वर्ड टू वर्ड चीज़ें, क्योंकि ऐसा जो मुझे लगता है आपको समझाने की आवश्यकता वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, अन्यथा जो वर्ड वो या सेंटेंस मुझे लगता है कि वो समझाने की आवश्यकता नहीं है
उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ प्लीज़, हर इंसान की समझने की कैपेसिटी अलग होती है। तो मेरा कुछ पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, आपका कुछ दूसरा हो सकता है। तो इसीलिए प्लीज़ रिस्पॉन्स किया करिए, अपना फीडबैक दिया करिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मुझे क्या ही पता कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है। और अपनी तरफ से तो हर इंसान बेटर ही करता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। मुझे तो लग रहा है कि सब सही है, मैं सही से आपको समझा पा रही हूँ, आप समझ रहे हैं। बट आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, वो आपके रिस्पॉन्स से ही चीज़ें पता लगेंगी। तो प्लीज़ आप रिस्पॉन्स अवश्य किया करिए, जो भी समझ में आ रहा है तब भी, नहीं आ रहा है तब भी, कुछ भी जो भी आप अपना सजेशन दीजिए, क्योंकि आपके सजेशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप इस क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा क्लास बड़ी हो जाती है तो लंदी लगने लगती है। बट फ्रेंड्स क्या करें, आपको मैं बार बार बोलती हूँ, हम कोई रील्स तो बनाते नहीं हैं, ठीक है, कि ऐसे कुछ भी मतलब 2-3 मिनट किया और फन हो गया। तो ये तो पढ़ाई है, तो पढ़ाई तो थोड़ा लेंदी, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो थोड़ा तो लेंदी लगेगा ही। पर धीरे धीरे जब आप डेली कंटिन्यू करते जाएंगे तो इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप होता जाएगा। और वो कब होगा, जब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और आपको समझ में चीज़ें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, वो तभी पता लगेगा जब आप 1-2 क्लास देखेंगे तब। और उस जो भी क्लास आप, जो भी चैप्टर, जैसे अभी हमने प्रारंभिक बाल्यावस्था देखा है, ये चैप्टर आपने इस चैप्टर को स्टार्ट किया, देखा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता कि जब हमने प्रैक्टिस की, जो आपको बीच बीच में क्वेश्चन दिया जाता है, जब आप उनको सॉल्व करेंगे और आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार पढ़ रहे हैं और चीज़ें समझ में भी आ रही, तो आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा। और जब भी क्लास पूरा देखेंगे तो ये नहीं कि आपने थोड़ा देखा, थोड़ा आगे करके, थोड़ा पीछे करके, बीच में क्या हुआ आपको पता ही नहीं, तो कहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी। तो प्लीज़ क्लास को पूरा देखा करिए और अपना एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आपसे अच्छा आपका एनालिसिस कोई भी नहीं कर सकता। क्योंकि जितना अच्छा हम अपने आप को जानते हैं उतना हमें कोई नहीं जानता, ये तो आप सभी जानते हैं। तो प्लीज़ अपना इवैल्यूएशन किया करिए, जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाते हैं उनके माध्यम से। तो बस यही कहना था और आज मिलते हैं फिर आज की क्लास को यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।